हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग स्टाफिंग को डिस्कस करेंगे। नया साल है तो उसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को एक एक कर देखने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। और जो भी होगा, जैसे कि अभी हमने प्लानिंग को पूरा डिस्कस कर रखा है कि नहीं, प्लानिंग पूरा कंप्लीट हो रखा है। फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ा, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग भी हमने पढ़ लिया जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा जो पार्ट है। तीसरा जो है स्टाफिंग है, तो स्टाफिंग आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा बच जाएगा डायरेक्टिंग बच जाएगा और एक लास्ट है कंट्रोलिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग के बाद है कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग को भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बस चीज़ों को याद रखिएगा ताकि जो आपका एग्जाम में है ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो 32 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आप लोगों का 30 से 32 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो आप लोगों का यहाँ 5 चैप्टर से बनेगा। तो आप लोग पांचों चैप्टर को शानदार तरीके से देखिएगा। 20 मिनट का वीडियो रहता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देखिएगा तो आपको 15 मिनट का वीडियो रहेगा उसमें, लेकिन इसका जो की पॉइंट है वो जरूर याद रखिएगा। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने देखा था कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को प्लानिंग की जरूरत होती है। उसके बाद हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि कैसे कहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट हम लोग को फॉर्म करना है और कितने लोगों की ज़रूरत है। अब आते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग देखिए, जैसे कि ये लोग इंटरव्यू के लिए खड़े हैं कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि स्टाफ की ज़रूरत है, उसके लिए ये लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। इसका मतलब स्टाफिंग कोई भी बिजनेस के लिए एक मेन रोल प्ले करता है, खास कर अगर देखा जाए बड़े लेवल ऑफ बिजनेस में। लेकिन बड़ा बिजनेस कभी बनता है जब वो छोटे छोटे लेवल को पार करता है कि नहीं। तो एक तरीके से हम लोग स्टाफिंग को बहुत शानदार तरीके से देखेंगे और यहाँ पर मैंने बहुत शानदार तरीके से इसको डिस्कस करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग को, कि स्टाफिंग आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो स्टाफिंग को अगर देखा जाए तो सिंपल सा लॉजिक है, व्हाट इज स्टाफिंग और व्हाट इज स्टाफिंग। सबसे पहले तो आप लोगों को यही सवाल अपने आप से पूछना है कि स्टाफिंग होता क्या है। तो स्टाफिंग क्या है भाई? स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। मतलब जो भी मैनेजमेंट किया जाता है, कोई भी बिजनेस को चलाया जाता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस को रन किया जाता है, उसके लिए जो स्टाफिंग है वो एक मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। अब वो क्या करता है भाई कि ऑब्टेन करता है, यूटिलाइज करता है और मेंटेन करता है कैपेबल पीपल्स को, ठीक है। मतलब क्या कि भाई ऑब्टेन करता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, और उसको सही तरीके से यूटिलाइज करता है और मेंटेन करता है कि किस तरीके से सही जगह पर सही लोग जो है वो अपॉइंट हो पाएं, ताकि जो बिजनेस है वो और भी शानदार तरीके से चलाया जा सके। तो वही बोला गया, कैपेबल टू फिल ऑल द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। देखो 3 लेवल होता है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट को सही तरीके से उसमें लोगों को भरने का काम जो है वो स्टाफिंग करता है, ठीक है। इसमें दोनों मेथड इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोक्यूरमेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब साइंटिफिक तरीके से भी चुना जाता है, मतलब प्रॉपर रिसर्च वगैरह से कि कौन बंदा कहाँ पर सुटेबल होगा, ठीक है, कौन से किसने डिग्री क्या कर रखी है, किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। और उसी तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करने के बारे में बात किया गया है। तो अगर जेन्युइन कोई पूछेगा कि स्टाफिंग इज दैट फंक्शन विच अ मैनेजर बिल्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्टाफिंग के थ्रू ही, स्टाफ के थ्रू ही जिस कंपनी में स्टाफ अच्छे होंगे उस कंपनी का ग्रोथ जो होगा वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, या जिस कंपनी का जो स्टाफ है वो खुश नज़र आएगा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ग्रोथ जो है वो और भी तेज़ी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो मैनेजर जो करते हैं, मैनेजर क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं कितने लोगों की ज़रूरत है, उसके बाद उसको सेलेक्ट करते हैं और उसको डेवलप करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, जैसे जो भी मान लो कि ये स्टाफ है, ये तीनों स्टाफ है, ठीक है। तो जो स्टाफ डेवलप होना चाहता है या जो स्टाफ तेज़ी से आगे अपने आप को, अपने काम को सही तरीके से करता है, उसको कंपनीज डेवलप भी करते हैं और उसके साथ साथ उसको सैलरीज वगैरह भी इंक्रीमेंट होता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि एक तरीके से स्टाफिंग में किया जाता है। उसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। क्लियर? यहाँ तक कंप्लीट हो गया स्टाफिंग। अब आते हैं हम लोग फीचर्स। फीचर्स क्या होता है? फीचर्स मतलब क्या? गुण। गुण भी होता है, हर एक चीज़ का गुण होता है भाई। तो स्टाफिंग का क्या गुण होगा? तो जो स्टाफिंग का गुण होगा, सबसे पहला गुण जो देखा जाए, स्टाफिंग इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है कि स्टाफिंग जो है एक इंटेग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, कि बिना स्टाफिंग के कोई भी बिजनेस को हम लोग ग्रो नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक बंदा अगर दुकान चला रहा है तो एक बंदा ही पर सीमित रहेगा। वो अपनी दुकान को अगर उसको बढ़ाना है तो लोगों को हायर करना होगा, लोगों को एक तरीके से काम देना ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टाफ को लाना ही लाना होगा। तो इसीलिए ये इंटेग्रल पार्ट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है कि परवेसिव इन नेचर है।
परवेसिव नेचर बोलते हैं हम लोग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। परवेसिव मतलब क्या, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उसको काम किया जाता है। जैसे मान लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी लोगों की जरूरत है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी लोगों को जरूरत है, और जो लोअर लेवल है उनमें भी जरूरत है। इसका मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि स्टाफिंग जो है सिर्फ एक लेवल या फिर एक जगह काम करता है, वो हर एक जगह काम करता है जहां पर ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है। क्लियर हो गया। तीसरा हो गया कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, जैसे कि एक स्टाफ छोड़ता है, दूसरा स्टाफ आता है, फिर हम लोग रिक्रूट करते हैं, फिर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, है कि नहीं, फिर रिक्रूट करते हैं, फिर हम लोग सिलेक्शन करते हैं, फिर उसको हम लोग डेवलप करते हैं। तो एक तरीके से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जिस तरीके से प्लानिंग है कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ऑर्गेनाइजिंग भी एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस हो सकता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस है बिकॉज इट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब तक कंपनी रहती है तब तक जो है वो स्टाफिंग की प्रोसेस जो है वो चलते रहती है, ताकि जो ग्रोथ, जो कंपनी की ग्रोथ और उसकी नीड्स को पूरा किया जा सके। डील्स विद अ ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पर ज़्यादातर जो डील किया जाता है वो ह्यूमन्स के साथ किया जाता है। ह्यूमन को एज अ रिसोर्स यहाँ पर मानकर उनके साथ डील किया जाता है, क्योंकि स्टाफ के रूप में कौन काम करेंगे, एक तरीके से ह्यूमन ही काम करेंगे। क्लियर। वाइड स्कोप रहता है, यहाँ पर बोला जाए स्टाफिंग हैज अ वाइड स्कोप बिकॉज इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। स्टाफिंग में बहुत ज़्यादा काम जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वर्कफोर्स की प्लानिंग करनी पड़ती है, कितने लोगों को रिक्रूट करना है भाई, फिर उनमें से कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, और फिर ट्रेनिंग कैसे करना है। ट्रेनिंग मतलब डेवलपमेंट, जो पर्सनल ट्रेनिंग है लोगों को कैसे दिया जाए ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठ पाए, है कि नहीं। लास्ट है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी होना चाहिए। इट हैज फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब अगर देखा जाए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी, इट इज अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी बिकॉज इट हैज टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब स्टाफ को हमने सेलेक्ट कर दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई, है कि नहीं, किसके मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, है कि नहीं, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करें, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करें, एक सोसाइटी में अच्छा इंप्लॉयज़ बन के जाएँ, ताकि वो एक तरीके से मतलब सोसाइटी में भी नाम कमा पाए। तो एक तरीके से स्टाफिंग का बहुत सारा गुण है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आते हैं कि इम्पोर्टेंस, इसकी क्या ज़रूरत है, आखिरकार क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो पहला बोला गया कि फिलिंग द जॉब विथ अ कॉम्पिटेंट पर्सनल्स, है कि नहीं, कि स्टाफिंग इसीलिए किया जाता है ताकि जो सही जगह पर सही लोग को बैठाया जा सके, है कि नहीं। कि जॉब खाली, मान लो कि कोई एचआर की जॉब खाली है, ठीक है। अब एचआर की जॉब में जो सबसे अच्छा बंदा होगा उसको बैठाने का जो काम है वो एक प्रॉपर सिलेक्शन, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू करेंगे। पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। तो इस तरीके से अगर किया जाए तो कि एक तरीके से कॉम्पिटेंट जो पर्सनल है वहां पर बैठ सके, इसीलिए स्टाफिंग हम लोग करते हैं। ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो सके। क्यों? क्योंकि अगर आप जेन्युइन पर्सन को बैठाएंगे तो एक तरीके से परफॉर्मेंस अपने आप ही ग्रोथ, मतलब एक तरीके से ग्रोथ बना रहेगा। अब इसी से थर्ड है रिलेटेड कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपकी कंपनी का सर्वाइवल और जो ग्रोथ है मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा, है कि नहीं, लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा, और साथ ही साथ जो होगा वो ग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब धीरे धीरे आपकी कंपनी जो है बढ़ते हुए दिखेगी अगर सही तरीके से परफॉर्मेंस होगा। फिर ठीक है, उसके बाद क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना। अब जैसे अब मान लो कि आपको एडवर्टाइजिंग टीम के डिपार्टमेंट चाहिए और आपको सेल्स टीम का डिपार्टमेंट चाहिए। अब मान लो जैसे तैसे आपने किसी को भी रख लिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी को भी रख लिया सेल्स के लिए, ठीक है। अब सेल्स के लिए आपने ऐसा बंदा रख लिया जो कि एक कम्युनिकेशन स्किल उसका ठीक है ही नहीं, है कि नहीं, वो सही तरीके से बात ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो आपके कंपनी के परफॉर्मेंस को बेटर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से करने के लिए स्टाफिंग की जरूरत होती है। तो ये इंपॉर्टेंस है, 4 इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, एक आपको बहुत काम देगा एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि स्टाफिंग के प्रोसेस होते हैं। ठीक है। अब स्टाफिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे प्लानिंग के प्रोसेस हुआ करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग का भी, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का भी स्टेप्स हैं। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर स्टाफिंग का भी प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो स्टाफिंग के क्या क्या प्रोसेस हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला बोला गया प्रोसेस में मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप मान लो कि आप स्टाफ को रिक्रूट करना चाह रहे हो अपनी कंपनी में, तो क्या करोगे, पहले ये देखोगे कि भाई मेरे को रिक्वायरमेंट कितना, मान लो मेरे को 50 इंप्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आपने वो फिगर आउट कर लिया पहले, है कि नहीं, कि 50 इंप्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। मैन पावर रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप कितने लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, मतलब 500 इंप्लॉयज़ को छांटने के लिए आप मान लो कि 500 लोगों को 500 जो है एप्लीकेशन लेना चाहते हो। ठीक है। आपने 500 एप्लीकेशन ले लिया, मतलब 500 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, आपने रिज्यूम दिया, ठीक है। उसमें से आप लोगों को 50 से सेलेक्ट करना है कि नहीं। उसके बाद आपने क्या करा, तीसरा स्टेप सिलेक्शन करा। अब इसमें 500 में से आपने क्या करा, 50 को सेलेक्ट कर लिया।
अब 50 को सेलेक्ट तो कर लिए, इसका मतलब अब उनको अलग अलग जॉब्स क्राइटेरिया देना है, मतलब अलग अलग जगह प्लेसमेंट देना, ओरिएंटेशन, मतलब आप किस जगह पर, मान लो कि आपने 20 लोगों को इसमें चुना कि जो सेल्स डिपार्टमेंट में रहेंगे, मान लो कि 10 जो लोग हैं वो आपके एडवर्टाइजिंग टीम के डिपार्टमेंट में हैं, और मान लो कि 20 लोग जो हैं वो आपके एक तरीके से एचआर टीम के डिपार्टमेंट में हैं। तो एक तरीके से आपने 50 लोगों को अलग अलग जगह ओरिएंट कर दिया, प्लेस कर दिया, है कि नहीं। उसके बाद जो ये दूसरा हो गया रिक्रूटमेंट, तीसरा हो गया सिलेक्शन, चौथा हो गया आपका प्लेसमेंट इन ओरिएंटेशन, और पांचवा हो गया आपका ट्रेनिंग। इसके बाद क्या करोगे, आप ट्रेनिंग दोगे उनको, है कि नहीं, कि आप लोगों को कैसे किस तरीके से काम करना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो पाए। उसके बाद छठा होगा कि जो अच्छा काम करेगा भाई उसको आप अप्रीजल दोगे, बोनस दोगे, है कि नहीं, बोनस वगैरह दोगे। उसके बाद अगर और अच्छा काम करेगा तो आप उसको प्रमोशन दोगे, और कैरियर की प्लानिंग करने के लिए कि भाई हाँ तुम अच्छा कर सकते हो और आगे बढ़ो, तुम्हें अब एचआर से हेड बना दिया गया, ठीक है, उसके बाद हेड बना दिया गया एचआर का, आप पहले एचआर के डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, अब हेड बन गए, रीजनल हेड बन गए। उसके बाद कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन मतलब उसी तरीके से जो बोनस होगा या फिर जो सैलरीज होगा वो सही तरीके से इंक्रीज किया जाएगा आपका, जिस तरीके से आपका परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं कि अब बोला गया क्या कि यहाँ पर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। अब मान लो कि लोगों को रिक्रूट करना है कि नहीं, लोगों को अपने कंपनीज में लाना है, तो दो तरीके का रिक्रूटमेंट हो सकता है, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जैसे कि मान लो कि कोई पहले ही मान लो कि एक मिडिल लेवल में काम कर रहा था मैनेजर के रूप में, अब उसको मैनेजर पूरा रीजनल हेड बना दिया, मतलब कोई एक पहले कंपनी का, मतलब सॉरी एक ब्रांच का हेड था, अब उसको 10 ब्रांच का हेड बना दिया गया। कितने ब्रांच का, अब मान लो कि 10 ब्रांच का अगर हेड बना दिया, तो 10 ब्रांच का हेड बना दिया मतलब कंपनी के अंदर ही प्रमोट करके वो ऊपर के लेवल में गया है कि नहीं। इसका मतलब वो इंटरनल रिक्रूटमेंट है। लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हमने बाहर से जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा फॉर्म वगैरह बाहर जो है वो ऑनलाइन आता है, वेबसाइट पर आता है, फिर वेबसाइट से आप रिज्यूम वगैरह देते हो, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, या फिर आप एग्जाम वगैरह देते हो, तो वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन रिक्रूट द एम्प्लॉयज विद इन और फ्रॉम द आउटसाइड, दो तरीके से, या तो अपने कंपनी के अंदर ही जो अच्छा बंदा लग रहा है उसको प्रमोट करके आगे ऊपर बढ़ा दिया, या फिर आउटसाइड से वो लोगों को चुनता है। तो इसको बोला गया दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक बोला गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी मैंने बताया अगर कंपनी के अंदर ही प्रमोशन होता है तो वो हो गया इंटरनल, अगर बाहर से कहीं लाया गया है कंपनी में बंदे को तो एक तरीके से वो क्या हो गया, एक्सटर्नल। तो मेकिंग द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, क्या बोला गया कि अगर आपके पास जो भी स्टाफ एग्जिस्ट कर रहे थे पहले से, और उन्हीं का इस्तेमाल करके जो भी जॉब वैकेंट जॉब है उनको आप फुलफिल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, प्रमोशन होता है, ट्रांसफर होता है, किसी का होता है ना कि प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, जैसे पुलिस का ट्रांसफर होता है, तो एक तरीके से अब अलग जगह ट्रांसफर हो गया, भाई जाओ तुम्हारा प्रमोशन हो गया या फिर ट्रांसफर हो गया, तो ये दो चीज जो होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है, क्लियर। अगर बोला जाए सर्च फॉर एम्प्लॉयज फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को सर्च करते हैं ताकि आप कंपनी में उसको रिक्रूट कर पाएं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सोर्स में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कैजुअल कॉलर्स को, जैसे कि हमने क्या करा कि हमारे पास बहुत सारे लोगों का नंबर है, हमने नंबर में फ़ोन लगाया कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपने उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर लिया, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, बहुत सारे आईआईटी और जो आईआईएम होता है वहाँ पर जो लोग कंपनीज होते हैं वो जाते हैं और कैंपस सिलेक्शन करके वहाँ पर बच्चों को लाते हैं। जैसे कोई मान लो कि लास्ट ईयर में है अपने आईआईएम का, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कर रहा है वो लास्ट ईयर है, तो इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारी कंपनी जैसे गूगल जैसे कंपनी, फेसबुक जैसे कंपनी जाती है और एक तरीके से वहाँ पर लोगों को रिक्रूट करके लाती है, तो वो क्या हो गया, बाहर से करके लाई गई है, ठीक है। तो एक तरीके से वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाता है, क्लियर। अब आखिरकार अगर देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में, तो अगर देखा जाए इंटरनल रिक्रूटमेंट जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर प्रमोशन हो जाता है, प्रमोशन होगा या फिर ट्रांसफर होगा, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर, ठीक है, तो ये किसका पार्ट हो गया, इंटरनल रिक्रूटमेंट। और एक्सटर्नल का क्या होगा, कैंपस सिलेक्शन, ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, कैंपस रिक्रूटमेंट किया गया, और दूसरा कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने फॉर्म भरा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, क्लियर।
अब मेकिंग द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल द वैकेंट जॉब इज कॉल्ड द इंटरनल। एग्जिस्टिंग जॉब से अगर फिल कर रहे हैं वैकेंट जॉब को तो वो आप कौन सा इंटरनल। लेकिन आप सर्च एंड फिलिंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड, अगर आउटसाइड सोर्स से आप लोगों को बुलाकर अपनी कंपनी के स्टाफ को अगर आप पूरा कर रहे हैं तो एक तरीके से वो एक्सटर्नल सोर्स। इट हैज़ अ लिमिटेड चॉइस। इसमें क्या होता है, लिमिटेड चॉइस रहता है, क्योंकि आपकी कंपनी में मान लो 50 लोग ही काम कर रहे हैं, 50 पीपल्स ही काम कर रहे हैं। अब 50 पीपल्स में ही मान लो कि उसमें से आप जो जॉब के लिए खोज रहे हो उसमें से आपको 2-3 या फिर 5 बंदे आपको देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। मान लो सेल्स टीम को आपको अपग्रेड करना है तो उसमें 5 टीम है, तो आप उसी में से आपको एक तरीके से अपग्रेड करना होगा, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा पीपल है तो ज़्यादा लिमिटेड चॉइस नहीं रहती है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल सोर्स पर जाते हैं उसमें आपको वाइड चॉइसेस आता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फॉर्म भरते हैं, फिर आप उनमें छांटते हैं, फिर उनका एक अलग अलग स्टेप्स बनाते हैं ताकि वहाँ पर रिक्रूटमेंट कर सकें, छटनी कर सकें, है कि नहीं। आप आगे आते हैं इकोनॉमी के लिए। इट इज़ अ चीप सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें पैसे बहुत कम लगते भी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके कंपनी के अंदर ही वो लोग हैं, है कि नहीं। देयर इज ऑल्सो अ नो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। ना एडवर्टाइजमेंट करने में पैसा लगा, ना पब्लिसिटी करने में पैसा लगा, है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। आप मान लो कि आपको आईआईटी जो आईआईएम है अहमदाबाद जाना है, ठीक है, अहमदाबाद जाना है रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो आपको अपनी टीम को एक तरीके से बोलना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर कंपनी को कि भाई जाओ वहाँ पर बच्चे का जो फाइनल ईयर हो रहा है, अब फाइनल ईयर होने वाला है, तो वहाँ पर रिक्रूट करके वहाँ से लोगों को लेके आओ। तो इट इज़ कॉस्टली एंड लॉट्स ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च करना पड़ता है। इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। इसमें टाइम कंजम्पशन क्या होता है, लेस होता है, और ये एक लेंदी प्रोसेस है। ये एक लेंदी प्रोसेस है, प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ों को एनालाइज करके फिर एक तरीके से वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो आई होप सो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आपका कंप्लीट होगा। अब आगे आते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पर है कि सिलेक्शन का प्रोसेस, जैसे कि अभी हमने क्या देखा कि स्टाफिंग का प्रोसेस, सेम उसी तरीके से सिलेक्शन का भी अलग अलग प्रोसेस होता है। तो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स आउट ऑफ सेवरल पोटेंशियल। मैंने क्या बताया, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, मान लो 500 लोगों ने फॉर्म भरा, अब आपको उसमें से कितना करना है, 50 को ही सिलेक्ट करना है, 50 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करना है, 50 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करना है। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ताकि पोटेंशियल जो कैंडिडेट है, पोटेंशियल कैंडिडेट वो जॉब के लिए आ पाए और फिट हो पाए और वो काम कर पाए। क्लियर। तो पहला बोला गया कि स्क्रीनिंग होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, मतलब इसे प्राइमरी शुरुआत में कि भाई हाँ ये बंदा ठीक ठाक ही है। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होगा, फिर टेस्ट आपको देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पहले आपने कितना काम किया है, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, फिर सिलेक्शन डिसीजन होगा कि हाँ आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सब हो गया। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, सारे में मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता लेकिन तब भी होता है कि आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको जॉब ऑफर होगा, हाँ भाई आपको इस जॉब के लिए चुना गया है तो आप क्या रेडी हैं कि नहीं रेडी हैं। अगर रेडी हो गया उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा किसके बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, मतलब दोनों जो जॉब दे रहा है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। क्लियर। तो ये लास्टली होगा, उसके बाद वो जॉब के लिए लायबल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेप्स में ये पूरा किया गया है। पहला क्या किया, प्रीलिमिनरी आप स्क्रीनिंग किया गया, दूसरा में सिलेक्शन टेस्ट किया गया, सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा में एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू किया गया, फिर आपका बैकग्राउंड चेक हुआ, फिर आपका सिलेक्शन डिसीजन हुआ, फिर आपका मेडिकल हुआ, फिर आपको जॉब ऑफर दिया गया, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप सो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट अगर देखा जाए तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में क्या अंतर है कि नहीं, क्या क्या रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब इज नोन एज रिक्रूटमेंट, है कि नहीं। जो हम सर्च करते हैं कि भाई हाँ तुम आके हमारे कंपनीज में फॉर्म भरो और अप्लाई करो जॉब के लिए अलग अलग तरीके से, चाहे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर पब्लिशमेंट के थ्रू अलग अलग, वहाँ पर मतलब एक तरीके से हम एक अलग तरीके का जो एडवर्टाइजमेंट या फिर इंकरेज करते हैं पीपल को ताकि आपकी कंपनी में वो अप्लाई कर सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से रिक्रूटमेंट बोलेंगे। दूसरा क्या हो गया, सिलेक्शन क्या हो गया, जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से आइडेंटिफाई करना एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ
प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, कि जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है या फिर अप्लाई किया है उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को चुनना, बेस्ट चॉइस क्या होगा, ठीक है, उनको सिलेक्शन में एक तरीके से चुना जाता है। क्लियर। नेचर क्या होता है, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड इट स्टिमुलेट्स द पीपल टू अप्लाई द जॉब। ये एक पॉजिटिव नेचर है और लोगों को उत्साहित किया जाता है ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर पाएं। और ये एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर लोगों को इलिमिनेट किया जाता है कि नहीं, मोर पीपल देन सेलेक्टिंग देम। जैसे 500 में से मान लो कि 50 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ, अब सोचो कि 50 मतलब क्या 450 पीपल्स का क्या हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ना, और 50 पीपल ही पॉजिटिव। तो नेगेटिव प्रोसेस होता है ये सिलेक्शन, क्योंकि इसमें लोगों को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, चुना जाता है, छाटा जाता है। क्लियर। पर्पस क्या होता है, इट एम्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। इसमें एम ये रहता है कि कितना ज़्यादा कैंडिडेट हमारे कंपनी में अप्लाई करें ताकि हम उनमें से चूज़ कर पाएँ। और इसमें क्या है, एम्स टू इंश्योर द कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट द जॉब। इसमें क्या है कि जो कॉम्पिटेंट लोग रहते हैं उनको चुना जाता है लास्टली। प्रोसेस क्या होता है, सिंपल प्रोसेस होता है एंड नॉट मेनी स्टेप्स और हर्डल्स। इसमें कोई ज़्यादा हर्डल्स नहीं रहता, आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अभी हमने देखा स्टेप्स जो देखा सिलेक्शन का, वो कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किसी को भी अगर जॉब पाना है, सिलेक्शन लेना है, तो उसका बहुत प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उसको गुजरना पड़ता है। स्टेज क्या होता है, इट स्टार्ट बिफोर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद जो है सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन का जो पार्ट होता है वो शुरुआत किया जाता है। तो आई होप सो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो होगा वो आपका कंप्लीट होगा। आगे आते हैं भाई, आगे देखा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इसके बाद क्या होगा कि सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, है कि नहीं। अब ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो भी लोग चुने गए हैं, तो उनका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि अगर कहीं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो डेवलपमेंट किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ का, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो पहला है कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप सही बंदे को रखेंगे तो एक तरीके से वो सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। दूसरा होगा प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगा। पहले मान लो कि आप सही बंदे को लाएं, पहले मान लो कि आपका प्रोडक्टिविटी हाई नहीं था, मतलब 1 घंटे में पहले मान लो कि 50 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा था, अब मान लो कि एक घंटे में आपका 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गई, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो गई। तो प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है इससे। प्रिपेयर है फ्यूचर मैनेजर, इसके थ्रू हम लोग फ्यूचर को देख सकते हैं। फ्यूचर में मैनेजर कौन होगा भाई, कौन अच्छे तरीके से कंपनी को हैंडल करके चल रहा है। फिर बेटर रिस्पॉन्स ऑफ फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, और जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, तो उसमें किस तरीके से कोई भी रिएक्ट कर पाए, ठीक है, फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट में, और अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग पैंतरा जो है अपनाते रहे। 5वां है, इससे इंक्रीज होता है मोराल, ठीक है, इंक्रीज होता है मोराल। क्यों, क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप डेवलपमेंट दे रहे हो, आप उसको सही तरीके से गाइड कर रहे हो शुरुआत में, तो उससे क्या होगा, मोराल उसका बढ़ेगा। और रिड्यूस द एक्सीडेंट, और इसमें आपका नुकसान होगा, मतलब नेगेटिव चीज़ें होंगी वो एक तरीके से रिड्यूस होंगी, जो कि आपकी कंपनी के लिए बहुत ही फलदायक साबित हो सकता है। क्लियर। आगे आते हैं कि इंपॉर्टेंस ट्रेनिंग का, डेवलपमेंट का एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या पड़ता है। एम्प्लॉयज़ भी तो बेनिफिटेड होते हैं, ये तो हो गया भाई, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भी बेनिफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अब जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी तो फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयज़ को एक सही डायरेक्शन मिलता है, करियर ग्रोथ मिलता है, अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं वो, सेफ्टी होता है कि आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है भाई, और इनका मोराल हाई होता है। तो करियर का ग्रोथ होगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको ट्रेन किया जा रहा है, तो उसका करियर में ग्रोथ होगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग चीज़ें वो सीखेगा, तो उस तरीके से वो अपनी जो करियर को उसको भी इंक्रीज कर सकता है, या उसमें ग्रोथ जो है वो ला सकता है, ठीक है। इंक्रीज अर्निंग पैसा रुपया भी बढ़ा सकता है अपना, मतलब अब जैसे ग्रोथ होगी उसकी तो उसकी पोस्ट भी बढ़ेगी और अर्निंग भी बढ़ेगी, और सेफली वो काम कर सकता है, मोराल भी उसका हाई होगा। तो एक तरीके से ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग का। क्लियर। अब आते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में देखा जाए तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब 2 ट्रेनिंग होता है जो कि आपको याद रखना है। एक होता है अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम्स, दूसरा होता है कोचिंग दिया जाता है, तीसरा हो दिया था कि इंटर्नशिप किसी के अंदर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, और चौथा हो गया जॉब रोटेशन,
ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स में क्या किया जाता है, आपको एक बंदा रहता है वो गाइड करता है सही तरीके से कि आप लोग कैसा काम करना है, क्या मतलब आप काम करते करते ही आपको एक अलग अलग प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके थ्रू आपको सिखाया जा रहा है कि भाई आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से। या फिर कोचिंग दिया गया, मान लो कि कोचिंग में क्या होता है कि एक टीचर रहता है, मतलब एक जो सुपीरियर होगा वो सारे जितने भी नए एम्प्लॉयज होंगे उनको बैठा के एक तरीके से ट्रेनिंग देगा। मान लो कि 15 दिन का ट्रेनिंग दे दिया, 20 दिन का ट्रेनिंग दे दिया, कोचिंग दे दिया, तो उसके थ्रू भी किया जा सकता है। फिर क्या हो गया, इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपको बोल दिया गया भाई ये मैनेजर है, ये मैनेजर के अंदर जो है वो 5 लोग रहेंगे, ठीक है, 5 लोग, ये मैनेजर के अंदर जो है वो 5 लोग रहेंगे। तो अलग अलग इंटर्नशिप, मतलब किसी मैनेजर के अंदर आपको काम करने 1-2 महीने, उसके बाद फिर आपको जॉब दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर जॉब रोटेशन कि आप ये काम कर लो, फिर आपको दूसरा काम देते हैं, फिर दूसरा काम देते हैं, तो अलग अलग काम आपने सीख लिया। तो उसके थ्रू भी मतलब जॉब काम करते हुए, मतलब जॉब में रहते हुए आप एक तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ऑन द जॉब मेथड हो गया। तीसरा हो गया, अब दूसरा हो गया कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है। कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपने क्या करा कि आप कहीं दूर दराज हो, आपको कॉन्फ्रेंस दिया गया, आपको मतलब ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें, मतलब आप जॉब पर आप वो चीज़ नहीं सीख रहे हैं, एक तरीके से आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। फिल्म कोई दिखा दिया गया जिससे आप मोटिवेट हो गए, कोई केस बेस्ड स्टडीज़ की, हाँ भाई ये केस बेस्ड स्टडीज़ है, अगर आप लोग ये सही तरीके से ऐसे काम करेंगे तो एक तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। कंप्यूटर मॉडलिंग कर दिए हैं, कंप्यूटर में अपने आप ही ट्रेनिंग सेशन को लगा दिए हैं, जैसे टाइपिंग होता है कि टाइपिंग अपने आप ही आप सीखते हैं, सेम उसी तरीके से वेस्टिबुल ट्रेनिंग होता है, ठीक है, आराम से। फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है, फिर इंस्ट्रक्शन आपको मान लो किताब दे दिया गया, उससे आप उसके थ्रू आप एक तरीके से प्रोग्राम को सीख रहे हैं। एक होता है कि वेस्टिबुला, मतलब आप विजुअली लोगों को देख देख के या फिर काम को कर करके एक तरीके से सीख रहे हैं, और वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। अब आते हैं तीनों के बीच में डिफरेंस कि ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन के बीच में क्या जो है एक तरीके का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि ये ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है, स्किल्स बढ़ता है और एबिलिटी बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का, ताकि वो काम को सही तरीके से कर सकें। क्लियर। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट, ओवरऑल जो ग्रोथ होता है एम्प्लॉयज़ का, जो ट्रेनिंग के बाद जो ओवरऑल ग्रोथ होता है उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। एजुकेशन क्या होता है कि जिस तरीके से वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है, अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर रहा है, ताकि वो काम को सही तरीके से कर पाए, ठीक है, काम को सही तरीके से कर पाए, तो उसको हम लोग एजुकेशन बोलते हैं। एम क्या रहता है भाई ट्रेनिंग का कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो टू डू द जॉब बेटर, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही तरीके से काम कर पाएँ और एक सही मायने में मोरल अप करके काम कर पाएँ। इसमें क्या रहता है कि ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो एम्प्लॉयज़ का, कि ग्रोथ किस तरीके से उनका बढ़े। अगर उनका ग्रोथ बढ़ेगा तो एक तरीके से डेवलपमेंट अपने आप ही होगा, किसका, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का। इट एम्स टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें क्या करते हैं, नॉलेज किस तरीके से और अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से बढ़े। तो एजुकेशन के थ्रू यही होता है कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, ठीक है। इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड, इट इज़ अ करियर ओरिएंटेड, इट इज़ अ नॉलेज ओरिएंटेड, ठीक है। एजुकेशन जो है वो नॉलेज ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट है वो करियर, कि आप करियर में किस तरीके से आप ग्रोथ कर रहे हैं तो उस तरीके से कंपनी का डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है, या आपका भी डेवलपमेंट हो रहा है। ये जॉब ओरिएंटेड रहता है कि जिस आप मान लो कि सेल्स टीम का आप डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो तो आपको उसी तरीके का जो ट्रेनिंग होगा उसको आप दिया जाएगा। ये एक नैरो स्कोप है, ये एक ब्रॉडर स्कोप है, और जो एजुकेशन है वो ब्रॉडर स्कोप देन अ ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग से ब्रॉडर स्कोप है, लेकिन डेवलपमेंट किसके बाद, मतलब ट्रेनिंग और एजुकेशन के बाद ही आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। मतलब डेवलपमेंट कोई भी इंसान तभी होगा जब वो ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों ले रहा है। आई होप सो आपका पूरा स्टाफिंग का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होगा, और शानदार तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है। तो आप एक एक चीज़ को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही हम लोग जो होगा स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग को लाएंगे, ठीक है। डायरेक्टिंग के चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे बहुत शानदार तरीके से। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।